हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे एंड बिफोर लास्ट वीडियो में भी हमने यही देखा था, लेकिन आज का वीडियो प्रोबेबली आपके लिए लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए, सो दैट कि उसके बाद आपको इस चैप्टर को फिर से देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हमने चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो नहीं देखे वो हम आज देख लेंगे। उसके अलावा चैप्टर के टॉपिक तो आपने पढ़े ही है, सो चैप्टर एक बार आपने पढ़ भी लिया, क्वेश्चन आंसर्स देख के आपने उसको रिवाइज भी कर लिया, और जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे उससे तो चैप्टर डेफिनेटली आपका रिवाइज हो गया होगा। सो आई होप कि अब एग्जाम के टाइम में, मतलब कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम आने वाले हैं, सो आई होप कि इसके बाद अब आपको इस चैप्टर को देखने की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप अपना फोकस किसी और चैप्टर पे भी फिर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो रिमेनिंग क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक। अब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन जो है ये दोनों इंटरलिंक किस तरह से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, अब सपोज हमारे घर में कोई चीज आई है, ठीक है, अब अगर वो चीज हमारे किचन के यूज की है तो क्या हम उसको जाके बेडरूम में रखने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हम उसे कहाँ रखेंगे? किचन में रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक चीजों को क्लासिफाई करके सेपरेट जगह पे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं हम उनको? बिकॉज हमें अगर कभी भी उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें पूरे घर के अंदर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा और अपने घर को कबाड़ खाना नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम जाके वहां से वो चीज ले लेंगे। तो हमने क्या किया, सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उन चीजों को एक सेपरेट जगह पे रखेंगे। हमने चीजों को पहले जब हम घर में लेकर आते हैं शॉपिंग करके, तो हम उनको क्लासीफाई करते हैं कि अच्छा ये चीजें हमारे किचन में जाएगी, ये चीजें हमारे बेडरूम में जाने वाली है, सोप वगैरह है तो ये हमारे बाथरूम में जाएगा, या अगर ऐसा कोई डेकोरेटिव आइटम है तो वो हमारे हॉल में या फिर ड्राइंग रूम में लगने वाला है। सारी चीजों को हमने क्लासीफाई कर दिया। आफ्टर क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, उन चीजों को जाके सही जगह पे रख देंगे। कहाँ रखेंगे भैया? किचन की चीज है तो किचन के अंदर भी तो हमने सेपरेट कॉलम्स बना रखे होंगे ना, उनको फिर क्लासीफाई किया होगा कि ईटेबल्स है तो कहाँ जाएंगे, यूटेंसिल्स है तो कहाँ जाएंगे, या अदर हमारी कोई चीज है तो वो सारी कहाँ जाने वाली है। अब ईटेबल्स में भी आप क्या करते हो, फिर क्लासिफिकेशन करते हो, मसाले कहाँ रखने हैं, फास्ट फूड हमारा कहाँ रखना है। मम्मी क्या करती है, अपनी दालों को एक जगह पे रखती है, मीठी चीजें होगी उनको अलग से रखेगी। तो क्यों रखते हैं इन चीजों को? ताकि हमारे लिए उस चीज को लेना इजी हो जाए, उस चीज को ढूंढना हमारे लिए वो इजी हो जाए, कि जब भी हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो हमें उसके लिए पूरे घर को छानने की जरूरत ना पड़े, जाके हम डायरेक्टली उस चीज को वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। नाउ अब यहाँ क्या कहा है, क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन जो है उनकी स्टडीज कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। क्यों है? तो भाई क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा, हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उन चीजों को सेपरेट करते हैं। नाउ इवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, तो इवोल्यूशन भी तो यही है कि जो सिमिलर चीजें हमें नजर आ रही है, हम क्या कहते हैं, अगर हमारे जैसा कोई इंसान, हमारे जैसा कोई ऑर्गेनिज्म पहले भी अगर था तो हम क्या कहेंगे, उससे ही हमारा जन्म हुआ है, दैट मीन्स कि हम उसकी ही स्पीशीज है, हम उसकी एक नई स्पीशीज है। ठीक है, जैसे कि अर्ली मैन था। अब अर्ली मैन को देख के हमें कैसे पता चला कि भाई हम और वो जो है इंटरलिंक्ड है, या अर्ली मैन जो है हमारे एंसेस्टर्स है? कैसे पता चला ये हमें? बिकॉज उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, वो भी चल पा रहा है, वो भी खाता पीता है, उसकी बॉडी पे भी हेयर आते हैं, उसे भी अपने शरीर को ढकने की रिक्वायरमेंट थी, खाना खाने की जरूरत थी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसको भी। उसकी बॉडी के अंदर भी सारे वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर है। विजिबली अगर देखा जाए तो उसका एक फेस है, उसके नीचे पूरी बॉडी है। वो जानवरों की तरह नहीं चलता, वो हमारी तरह चलता है, वो हमारी तरह बिहेव कर सकता है। भले वो बोल नहीं सकता, हम थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द अर्ली मैन, लेकिन स्टिल अगर देखा जाए उसको, तो अगर हम सिर्फ पिक्चर अगर उसकी देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम और जो अर्ली मैन है वो सिमिलर है। भले ही वो थोड़ा सा जंगली जानवरों जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन स्टिल वो हमसे सिमिलर है। तो हमने क्या कहा कि हम उसी से इवॉल्व हुए हैं। और उससे भी पहले अगर हम अर्ली मैन को देखें और हम अगर चिंपैंजीज को देखें, तो हमें क्या समझ में आया कि अच्छा चिंपैंजीज जो थे उनके अंदर कुछ कुछ इवोल्यूशन हुआ, और आफ्टर इवोल्यूशन क्या हुआ, चिंपैंजी से अर्ली मैन बना। अब सोचो, चिंपैंजी से बना अर्ली मैन, ठीक है, क्या हुआ, चिंपैंजी से क्या बना, अर्ली मैन बना। चिंपैंजी से अर्ली मैन बन गया। अर्ली मैन के बाद कौन आए, हम आए। अर्ली मैन के बाद कौन आए, हम आए, जो कि मॉडर्न है। चिंपैंजी से बना आपका अर्ली मैन, उसके बाद ये ईएम है, ईएम मतलब अर्ली मैन है, ठीक है, उसके बाद बने हम मॉडर्न मैन। अब जो हम मॉडर्न मैन बने हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, तो हमारे एंसेस्टर्स है चिंपैंजीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हम किससे इवॉल्व हुए हैं। तो भाई इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या चीज सिमिलर हुई, कैसे इंटरलिंक्ड हुए, दोनों ही केसेस में हम क्या देखते हैं, हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, और सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। अब सोचो, हमारा जो एक फैमिली चार्ट होता है,
हमारे घर में बचपन में फैमिली चार्ट बनाया होगा ना, टीचर्स ने बोला होगा अपने अपने फैमिली की पिक्चर्स लेके आना, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो उस फैमिली ट्री के अंदर क्या था, देखो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये हमारी ग्रैंड मदर है यहाँ पर, यहाँ हमारे हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बाद कौन आया, तो भाई ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बाद उनके बेबीज आए। ठीक है, उनके बेबीज आए मतलब उनके हो सकता है हमारे अंकल हो गए यहाँ पर, या कौन हो गए हमारे फादर हो गए, और हो सकता है कि हमारी कोई आंट भी हो। ठीक है, मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के 3 किड्स थे, तीनों किड्स में से एक तो थे हमारे फादर, एक थे हमारे अंकल और एक कौन हो गई हमारी बुआ, जो कि हमारी क्या हो गई, आंट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फादर जो है उनकी शादी हो गई हमारी मदर से, अंकल की शादी हो गई किसी से जिसको कि हमने क्या कहा, आंट कहा। हमारी जो बुआ है, बुआ की भी शादी किसी और से हो गई जिनको हम क्या कहते हैं, फूफा जी कहते हैं, तो हम वो भी अंकल आंटी हो गए हमारे। ठीक है, अंकल 1 कर दो, आंट 1 कर दो, या अंकल 2 कर दो, आंट 2 कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आते हैं हम। ठीक है, इसके नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, हम आ जाएंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन भी तो इसी तरह से होता है, क्लासिफिकेशन में भी तो आप क्या करते हो, इस तरह की हियरार्की बनाते हो, राइट। और इवोल्यूशन में भी हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की हियरार्की बना सकते हैं ना हम भी, तो क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। भाई हम क्या कहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हम अगर ज्यादा पहले नहीं जाए तो जो जिंदा है सिर्फ उनकी बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स कौन है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। अगर हमारे फादर से पूछा जाए उनके एंसेस्टर्स कौन है, तो वो भी क्या कहेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कहेंगे, या अपने मदर फादर के बारे में कहेंगे कि भाई हमसे तो पहले वो है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, क्लासिफिकेशन अगर इस तरह से हुआ तो इवोल्यूशन भी तो इसी तरह से हुआ। इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके अंदर, तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा इवॉल्व होके, थोड़ा सा क्लासीफाई होके, मॉडिफाई होके, क्लासीफाई नहीं मॉडिफाई होके हमारे पेरेंट्स आए। अब हमारे पेरेंट्स से मॉडिफाई होके हम आए, और हमसे मॉडिफाई होके एक नई प्रोजेनी आने वाली है। तो ये देखो इवोल्यूशन भी चल रहा है, साथ ही साथ हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्या इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हुए, बिल्कुल हुए, 100% हुए। क्यों नहीं हुए, अब देखो ये चार्ट जो हम बोल रहे थे वो देखो इस तरह से बनेगा। इस तरह से क्या हो सकता है, ये हमारे ग्रैंड माँ है, ये हमारे ग्रैंडपा है, अगेन ये हमारे ग्रैंड माँ हो गई, हमारे ग्रैंडपा हो गए। अब दो कैसे हुए, तो नाना नानी और दादा दादी होते हैं ना बेटा, तो वैसे ही ये नाना नानी हो गए, ये हमारे दादा दादी हो गए। अब दादा दादी से कौन आया, देखो हमारे डैड आए, दादा दादी से कौन आया, हमारे डैड आए, नाना नानी से कौन आया, हमारी मॉम आई, और मॉम के बाद कौन आ गए, हम आ गए। उससे पहले अगर और ऊपर जाओगे तो देखो हमारे एंसेस्टर्स कौन है, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी तो होते हैं, वो भी तो हमारे एंसेस्टर्स ही हुए, उनसे ही तो हम इवॉल्व हुए हैं। अगर हम इस जनरेशन में देखें तो इस जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, क्या वो मॉडिफाइड नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये जनरेशन इस जनरेशन से मॉडिफाइड है, इस जनरेशन से ये जो नई जनरेशन है ग्रैंड माँ ग्रैंडपा वाली, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड है। अगर इनको पूछा जाए तो बोलेंगे हाँ हमारे पेरेंट्स तो थोड़े से ओल्ड फैशन थे, बट हम थोड़ा सा न्यू फैशन है। और हमसे पूछा जाए तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। क्यों है वो ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन नहीं होता है, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा मॉडर्न है, हम उनसे हर चीज में थोड़ा सा 2 कदम आगे है, हर एक में नहीं बट हाँ कुछ चीजों में आप उनसे 2 कदम अगर आगे हो तो आपकी नई प्रोजेनी भी क्या होगी, आपसे 2 कदम थोड़ी सी आगे होगी। क्यों होगी, बिकॉज हर एक जनरेशन के अंदर कुछ चेंज होता है, और वो चेंज क्या लेके आता है, वो थोड़ा सा मॉडर्न बन के आता है, थोड़ा सा मॉडिफाई होके आता है। जब वो चेंज करके मॉडिफाई होके आया है, दैट मीन्स कि क्या हुआ है, एक इवोल्यूशन हुआ है, कुछ वेरिएशन उसके अंदर था। भले ही वो वेरिएशन वहां उस जनरेशन में आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो आगे जाके आपको जरूर नजर आने वाला है। जैसा कि अर्ली मैन था, अर्ली मैन से अगर हम आए हैं और अगर पास में भी खड़ा कर दिया जाता, हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम इसको जानते भी नहीं, जबकि हमारा एंसेस्टर्स वही है। कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि जैसे ये इस तरह से हियरार्की बनी है, सेम वैसे इसके और ऊपर बना लो तो कहीं ना कहीं हमें अर्ली मैन भी मिल ही जाएगा कि अच्छा यहाँ था अर्ली मैन। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखना है ऐसे कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ फॉर्मल सिस्टम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी हम सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को। या हम ये भी देख लेते हैं कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी, कोई चीज जो थी वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। 2 species are more closely related if they have more characteristics in common। सेम वैसे ही हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर 2 species है, दोनों ही सिमिलर आपको नजर आ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके अंदर कनेक्शन जरूर है। अब हम हमारे पेरेंट्स से अगर सिमिलर नजर आते हैं तो भी डेफिनेटली हमारा कनेक्शन तो है ही उनसे। और अगर हम कई बार होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट की फीचर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर अगर नजर आने लग गए हैं,
हमारे पेरेंट में भी नजर आ रहे थे और वही फीचर अगर हमें नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ही, और ऑब्वियसली है कनेक्शन, तो अब वो विजिबल हो रहा है, भले वो विजिबल हो ना हो लेकिन कनेक्शन तो है ही। चलिए, सो एंड इफ टू स्पीशीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन इट मीन्स दे हैव अ मोर रीसेंट एंसेस्टर। चलिए, नाउ फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इसके लिए, भाई हमने 2 लाइन में एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी तो देना पड़ेगा। बिना एग्जाम्पल के तो ना आप समझते हैं ना एग्जामिनर समझेगा हमारे एग्जाम नंबर देने वाला। चलिए, फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली अ ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड एंड दे हैव अ रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ब्रदर सिस्टर का रीसेंट कॉमन एंसेस्टर कैसे हुआ? दैट इज आवर पेरेंट। पेरेंट जो है वो ब्रदर और सिस्टर के क्या होता है? एग्जैक्ट जस्ट रीसेंट वाले एंसेस्टर्स होते हैं, भाई उनसे ही तो हम हुए हैं, पेरेंट से ही तो हम आए हैं, उनके बीच में तो कोई भी नहीं है। पेरेंट की और जो किड्स होते हैं दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, दैट मीन्स किड्स जो भी है, चाहे वो ब्रदर है सिस्टर है जो भी है, सिबलिंग्स हो गए आपके, उनके कॉमन एंसेस्टर्स क्या होंगे? उनके कॉमन एंसेस्टर्स जो कि रीसेंट एंसेस्टर है वो है पेरेंट। अ ब्रदर एंड हिज कजन आर ऑल्सो रिलेटेड बट लेस देन द सिस्टर एंड हर ब्रदर। This is because the brother and his cousin have a common ancestor, that is their grandparents in the second generation, whereas the parents were from the first generation. अब ये क्या था? तो ये था कि जो हमारे cousins होते हैं, हमारे cousins जो है वो हमसे कैसे related है? क्यों related है? Because हो सकता है कि उन दोनों के, हम दोनों के जो parent है, हमारे parent और जो हमारे cousin है उनके parent जो है वो कहीं ना कहीं किसी से connected है। भाई अब अगर हम बात करें हमारी मासी की, तो मासी और मम्मी क्या होती है? कनेक्टेड होती है। क्यों होती है? तो मासी और मम्मी जो है वो एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं, मतलब कि वो हमारे ग्रैंड पेरेंट दैट मीन्स नाना नानी से आए हैं। और अगर हम बात करें हमारे ताऊ चाचा या पापा की, तो क्या होगा? वो तीनों, बुआ भी है, ये सब कहाँ से आए हैं? तो ये हमारे दादा और दादी से आए हैं। सेकेंड जनरेशन में तो कॉमन एंसेस्टर है ही ना उनका, हमारा अगर देखा जाए और कजन का अगर देखा जाए तो दोनों की कॉमन एंसेस्टर कौन है? ग्रैंड पेरेंट है। रीसेंट वाले नहीं है, बीच में एक है, थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम तो गांधी जी की फैमिली से थे, हम तो नेहरू जी की फैमिली से है। मतलब क्या नेहरू जी जिंदा है बताने के लिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनको पता है कि हमारे एंसेस्टर कौन थे? गांधी जी थे। अब गांधी जी को क्या पता उनको पता हो कि और कोई पहले कोई था, तो हो सकता है कि वो उनके एंसेस्टर्स होंगे। चलिए, नाउ with subsequent generations the variations make organism more different than their ancestors. This discussion clearly proves that we classify organism according to their resemblance, which is similar to creating an evolutionary tree. चलिए, I hope कि ये question clear होगा। The next question is explain the terms analogous and homologous organs with example. I hope कि ये question तो मतलब बताने की requirement ही नहीं है, but still मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ऑलरेडी कितनी ही बार हमने पढ़ा और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज में कंफ्यूजन होता है कि ओरिजिन और जो स्ट्रक्चर है दोनों सिमिलर है या वर्क सिमिलर, फंक्शन सिमिलर है या फिर वो डिफरेंट है या क्या है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी चीज है। होमोलोगस ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, फिर हमारे पास एनालोगस एंड होमोलोगस। अगर हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन की, तो उसके अंदर जो ओरिजिन होगा या जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा एंड उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होने वाला है। फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन ओरिजिन सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। जस्ट लाइक द बर्ड्स एंड हमारे हाथ हो गए, हमारे हाथ है, डॉग के हाथ है, क्या होगा? डॉग का और हमारा जो हाथ है, डॉग के जो 4 लिम्स है, क्या होगा? उसके अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा लेकिन वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस होंगे। चलिए, 4 लिम्स ऑफ मैन, देखो ह्यूमन बीइंग का हो गया 4 लिम्ब, डॉग का हो गया, बर्ड का हो गया, व्हेल का हो गया, इन सबके 4 लिम्स क्या हो रहे हैं? देखो सिमिलर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहे हैं। वही देखो एक हैंड है, एक बोन है, उसके बाद देखो 2 बोन्स कनेक्टेड है, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पर 2 बोन्स कनेक्टेड होती है, दैट इज रेडियस एंड अल्ना। यहाँ जो 2 बोन्स होती है दैट इज रेडियस एंड अल्ना, रेडियस अल्ना बोलते हैं उसको। तो ये फर्स्ट बोन देखो सबके अंदर कॉमन है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ की जो 2 बोन्स है रेडियस अल्ना, ये भी कॉमन है सबके अंदर। उसके बाद जो हमारा रिस्ट वाला फैक्टर है, रिस्ट वाला जो पार्ट है, येलो वाला पार्ट देखो, ये हमारा जो रिस्ट और जो आगे वाला पार्ट है ये भी सिमिलर है सबके अंदर। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स आती है, ये जो हमारी फिंगर्स आ रही है, ये देखो ये भी यहाँ पर क्या है? सिमिलर आ रही है, सबके अंदर सिमिलर है, लेकिन इन सबके फंक्शंस अलग अलग है। क्या डॉग के 4 लिम्स का फंक्शन और हमारा फंक्शन सिमिलर है? बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ क्या काम करते हैं? किसी चीज को पकड़ने के काम में आते हैं, लिखने के काम में आते हैं हमारे हाथ, लेकिन एटलीस्ट हम चलने के काम में तो नहीं लेते हैं हमारे हाथों को। बट डॉग क्या करता है? अपने 4 लिम्स को चलने में भी काम में लेता है, वॉक करने में लेता है उसको हेल्प।
बर्ड है अपने फोर लिम्स का क्या करती है, वो उड़ने में हेल्प लेती है, ठीक है। तो इन सबके देखो क्या हो गया, फंक्शन डिफरेंट है लेकिन उनका ओरिजिन और इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। और अगर स्ट्रक्चर इनका सिमिलर है दैट मीन्स दे आर होमोलोगस ऑर्गन, दे आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन। स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और अगर फंक्शन इनका डिफरेंट है, काम अगर डिफरेंट है, दैट मीन्स क्या होगा, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। नाउ देखो एग्जांपल में भी ये लिखा है, द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स लुक डिफरेंट एक्सटर्नली बट देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर इज सिमिलर। भले दूर से आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे कि यार हमारा हाथ कहाँ बर्ड से मैच कर रहा है, अगर हमारा हाथ भी बर्ड से मैच करता तो हम उड़ नहीं चाहते, लेकिन भले ही वो दिखने में सिमिलर नहीं है लेकिन उनका जो बोन है, बोन्स जो है या बोन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, जो उसका हार्ड वाला स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सिमिलर है। चलिए, इट मीन्स that their origin is similar as wings in birds are modification of forearms but functions are different. The wings help in flight whereas human forearm helps in various activities. जो birds होती है उनके फोरलिम्स क्या करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे जो फोर आर्म्स है वो क्या करेंगे, हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, किसी चीज़ को उठा के फेंकना है या लिखना है हमें, तो फिर क्या होगा, तो हमारे हाथ काम आएंगे, ठीक है। किसी को अगर स्लैप भी करना है तो भी हमारे हाथ ही काम आने वाला है, लेकिन बर्ड्स ये सारे काम नहीं करती है, वो सिर्फ उड़ने का काम करती है। तो दीज आर होमोलोगस ऑर्गन, जिनके अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल भूलना नहीं है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होने वाला है। चलिए, नाउ इसी का उस क्वेश्चन का देखो आगे वाला पार्ट है, दैट इज एनालॉगस ऑर्गन, बिकॉज हमें दोनों के बारे में बताना था, एनालॉगस के बारे में भी बताना था और होमोलोगस के बारे में भी बताना था। सो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, भाई पहले वाले में क्या था, स्ट्रक्चर सिमिलर था, ओरिजिन सिमिलर था, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट था। अपोजिट विल बी देयर कि एनालॉगस ऑर्गन जो है उसके अंदर फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन उनके जो ओरिजिन है या जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। फंक्शन होगा सेम लेकिन ओरिजिन होगा डिफरेंट। चलिए, सो फंक्शन सेम कैसे होगा, तो देखो बैट और जो बर्ड है या जो इंसेक्ट्स है उनका विंग देखो कैसे हो रहा है, ये इंसेक्ट का विंग है, ये इंसेक्ट का विंग है, ये बर्ड का विंग है आपका और ये बैट का विंग है, ठीक है। अब देखो तीनों के क्या समझ में आया आपको देख के कि भाई तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सिमिलर है। बैट भी अपने पंखों को उड़ने में हेल्प लेती है, बर्ड भी अपने पंखों से उड़ने में ही हेल्प लेती है और इंसेक्ट भी अपने पंखों से उड़ता ही है, ठीक है। तो फंक्शन इनका सेम हो गया, लेकिन जब फंक्शन सेम हो गया लेकिन देखो तो भी स्ट्रक्चर देखो तीनों का बिल्कुल डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट है, इंसेक्ट तो बेचारा इतना सा है और इंसेक्ट के अंदर जो पंख होता है उसके अंदर बोन नहीं होती है, उसके अंदर बिल्कुल बोन नहीं होगी, वो बिल्कुल मसल से बना हुआ होगा, तो ये तो पूरा मसल से बना हुआ है। इसके बाद देखो बर्ड जो है इनके जो पंख है थोड़े से देखो सेपरेट है, डिफरेंट है, लेकिन जो बैट का विंग है वो और डिफरेंट है। देखो यहाँ से ये इस तरह से देखो ये बोन्स जा रही है, यहाँ से ये मसल्स कनेक्टेड है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बैट का विंग डिफरेंट हो गया, बर्ड का विंग भी डिफरेंट हो गया और इंसेक्ट का विंग भी डिफरेंट हो गया। दैट मीन्स फंक्शन सिमिलर हो और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। देखो फंक्शन अगर सिमिलर है, हमारा फंक्शन क्या है, सिमिलर है, एंड हमारा जो ओरिजिन है या जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, तो वो कौन सा ऑर्गन होगा, एनालॉगस ऑर्गन होने वाला है। चलिए, तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे, एनालॉगस ऑर्गन ऑन द अदर हैंड हैव डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। नाउ फॉर एग्जांपल, the wings of a bird and a bat are similar in function, but this similarity does not mean that these animals are more closely related. भले इनका स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन जो है भले सिमिलर हो, लेकिन उस सिमिलैरिटी की वजह से हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। If we carefully look at these structures, then we will find that the wings of a bird are just, wings of a bat are just folds of skin that are stretched between its fingers, whereas the wings of the birds are present all along the arm, therefore these organs are analogous organs। ठीक है, कुल मिला के ये बेटा कि जो बैट और बर्ड का जो विंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। किस काम में डिफरेंट होगा, तो फंक्शन में डिफरेंट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होने वाला है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। अब एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है जिससे कि हम ये बता सके कि जो डॉग्स है उनके अंदर डोमिनेंट कलर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और क्या कोई कलर जो है, कोट का जो कलर है, क्या वो डोमिनेंट होता भी है, तो बिल्कुल होता है। डॉग के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है
कोई ना कोई कलर जरूर होगा जो कि डोमिनेंट होगा, तभी तो सारे जो डॉग्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब डिफरेंट डिफरेंट कैसे होगा तो हमने पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं टॉल टॉल प्लांट्स की, इसको डॉग को एक बार हम साइड में रखें, अगर हम सिर्फ टॉल टॉल प्लांट्स की बात करें तो टॉल प्लांट्स और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, अगर इन दोनों का क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या होगा, दोनों के क्रॉस से जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या मतलब हुआ, तो कैपिटल टी का मतलब हुआ कि वो टॉल प्लांट्स बनेंगे, सारे ही प्लांट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, टॉल प्लांट होंगे। एंड देन जब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सारे चेंज हो जाएंगे और बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे तो देखो, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगर आप इनका क्रॉस करवाते हो तो क्या होगा, एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी, थर्ड बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन एक और बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कुल मिला के ओवरऑल देखो क्या होगा, ये टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बन जाएगा। ये एक ही ऐसा है जो कि ड्वार्फ बनने वाला है, जो बिल्कुल छोटा सा बनने वाला है, मतलब कि 25% जो प्लांट्स थे हमारे पास वो कैसे आए थे, वो आए थे ड्वार्फ प्लांट्स आए थे, बिल्कुल छोटे प्लांट्स आए थे, और 75% प्लांट कैसे आए थे, वो आए थे टॉल प्लांट्स। क्यों आए थे, बिकॉज कैपिटल टी जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है और वो इसको रिप्रेजेंट नहीं होने देगा, वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो स्मॉल वाले को रिप्रेजेंटेशन नहीं करने देगा। ठीक है, द सेम थिंग इज विद द डॉग्स। डॉग्स में क्या करना है, वे डॉग्स के जो जीन्स होते हैं, जीन के अंदर जो कोट कलर होता है उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर कितनी सारी सीरीज होती है, जीन की सीरीज जो होती है वो ABCDEFGMPST। ठीक है, ये सारी सीरीज किसमें होती है, जीन की सीरीज, ये डॉग्स के अंदर होती है फॉर देयर कोट कलर। इनके कोट कलर के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है, ये हमने पढ़ा है ना कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और हर एक डीएनए के अंदर एक छोटा सा पार्ट, एक जीन होगा जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर जाने का काम करने वाला है। सो यहाँ पर देखो एक जीन सीरीज क्या होती है, 11 जीन सीरीज होती है, एटलीस्ट 11 जीन सीरीज होगी डॉग के अंदर, ABCDEFG एंड MPST। ठीक है, नाउ दैट इन्फ्लुएंस कोट कलर इन डॉग। अ डॉग इनहेरिट्स वन जीन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पेरेंट। ये कॉमन सेंस की बात है कि जो डॉग है वो क्या करेगा, हर एक पेरेंट से, मतलब मदर से और फादर से, दोनों से ही एक एक जीन जो है वो कैरी कर लेगा। एक एक जीन क्यों लेगा, वो एक एक जीन ही क्यों लिया उसने, इनहेरिट एक जीन ही क्यों किया, बिकॉज दो जीन करेगा अगर तो डबल हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। बेसिकली डॉग्स के अंदर तो 2 ही जीन होते हैं, चलिए डॉग के सबके अंदर 2 ही जीन होते हैं। चलिए, द डोमिनेंट जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, अब डोमिनेंट ट्रेट जो होगा वो फिनोटाइप के अंदर दिखेगा, मतलब जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो वो सिमिलर दिखने वाला है। नाउ अगर हम चेक करते हैं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप के अंदर क्या होगा, तो फिनोटाइप के अंदर होगा ये कि लुकिंग जो आएगी, मतलब सपोज हमने प्लांट्स की बात की थी, तो जो प्लांट हमें छोटे नजर आ रहे थे दैट मीन्स उसका फिनोटाइप कैसा है, ड्वार्फ वाला होगा। अगर जो प्लांट हमें कोई टॉल नजर आ रहा है दैट मीन्स उसका फिनोटाइप क्या हो गया, टॉलनेस हो गया। मतलब जो चीज हमें लुकिंग में आ रही है, दिखने में जो चीज समझ में आ रही है वो उसका फिनोटाइप है। नाउ अगर हम बात करें उसके जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। कैसे होगा, सपोज अगर हम बात करते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है जीनोटाइप में अगर देखें तो दोनों है, वहां पर स्मॉल टॉलनेस भी है और ड्वार्फनेस भी है, लेकिन विजिबल कौन सा होगा, ओनली कैपिटल टी। टॉलनेस जो है वो विजिबल हो जाएगी, मतलब फिनोटाइप कैसा हुआ, टॉलनेस हुआ, लेकिन जीनोटाइप कैसा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वैसे ही जब हम डॉग की बात करेंगे तो देखो डॉग के अंदर हमें क्या करना है, हमें लेना है होमोजाइगस ब्लैक और होमोजाइगस ब्राउन लेना है। ठीक है, एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं होमोजाइगस ब्लैक और होमोजाइगस ब्राउन का। क्या करा हमने, होमोजाइगस ब्लैक जब लिया तो हमने लिया कैपिटल बी, ये हमारा है ब्लैक, इससे ब्लैक है तो हम ब्लैक से लिख देते, चलो ये हमारा है ब्लैक। इसके बाद ये जो है स्मॉल बी है, ये है हमारा ब्राउन कलर है। ठीक है, चलो ये दोनों होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, दोनों जीन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, वो दोनों जीन चेंज नहीं हो सकते। नाउ स्मॉल बी और कैपिटल बी को अगर हम साथ में लेते हैं तो क्या होगा, देखो ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, अगर इन दोनों को साथ में लिया तो देखो इन दोनों को क्रॉस करवाने से क्या हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी बना। अगेन जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया, अगेन कैपिटल बी स्मॉल बी बना। फिर हमने इनका क्रॉस करवाया तो देखो सारे ही कैसे बने हैं, कैपिटल बी एंड
स्मॉल बी बने हैं। लेकिन हमें क्या समझ में आया कि भाई हमने जो देखा तो हमें पता चला कि जो विजिबल हो रहे थे डॉग्स, जो विजिबल हुए वो कैसे हुए, ब्लैक कलर के हुए। मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो हुई वो ब्लैक कलर की हुई। अगर 4 डॉग्स बने हैं ना तो चारों के चारों कैसे हो गए, ब्लैक कलर के हो गए। तो हमें क्या पता चला कि अच्छा अगर हम ब्लैक और ब्राउन का क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है, ब्लैक कलर जो है वो विजिबल हो जाता है। ब्लैक का करवाया हमने, एक हमने करवाया ब्राउन का, तो दोनों के अंदर जो विजिबल हुआ वो कौन सा हुआ, वो हुआ ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर विजिबल हुआ है इसका मतलब क्या होगा, डोमिनेंट वन इज ब्लैक। डोमिनेंट कौन है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है लेकिन पास वाले को क्या बोलता है, पीछे रहो, आगे नहीं आना। तो पीछे रहो मतलब कि उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। जब वो ब्राउन कलर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा तो वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट इज ब्लैक। मतलब डोमिनेंट वन कौन सा है, ब्लैक वन है, और रिसेसिव वन कौन सा है, ब्राउन वाला है। ठीक है, तो हमें जब F1 जनरेशन के अंदर मिलेगा, मतलब पेरेंट जनरेशन कौन सी थी हमारी, ये ब्लैक वाली हो गई और ये हमारी ब्राउन वाली जनरेशन हो गई। दोनों को हमने करवाया क्रॉस, तो क्या बना हमारे पास, कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब मिला क्या, हमें ब्लैक डॉग्स मिले हमें। लेकिन ये कौन सी जनरेशन हुई हमारी, पेरेंट जनरेशन हो गई। ये कौन सी जनरेशन हुई हमारी, F1 जनरेशन हुई। अब देखो फिनोटाइप के अंदर क्या मिला, फिनोटाइप के अंदर हमें मिले सारे ब्लैक डॉग्स, लेकिन जीनोटाइप में क्या है, तो जीनोटाइप में तो दोनों ही जीन है, ब्लैक भी है और ब्राउन भी है। लेकिन विजिबल कौन सा हुआ, ब्लैक वाला हुआ। मतलब कि डोमिनेंट कौन सा होगा, ब्लैक वन होगा। लेकिन जो ब्राउन वाला है वो रिसेसिव ट्रेट है, वो अपने आप को विजिबल नहीं कर सकता, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, देखो दोनों ही एलील से इनके पास में, बट स्टिल विजिबल तो एक ही होने वाला है, रिप्रेजेंट सिर्फ एक होने वाला है, जो कि डोमिनेंट है, जो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, जिसका वर्चस्व रहेगा और जो फाइट करने के बाद जीत भी जाएगा, क्योंकि तो बेचारे को मार मरा के साइड में बैठा देगा ना, इसलिए। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम करते हैं कि इन्हीं का फिर से क्रॉस करवाते हैं। मतलब जो F1 जनरेशन थी भाई हमारे पास जो था ना, कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, दोनों का करवाया क्रॉस तो बना कैपिटल बी स्मॉल बी। अब क्या करेंगे, तो अब हम करवाएंगे इस F1 जनरेशन का क्रॉस। F1 जनरेशन का क्रॉस करवाने से क्या मिलेगा, तो देखो क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी, करवा दो इनका क्रॉस। तो जब इस बी का उस बी से करवाएंगे तो हमें क्या मिला, कैपिटल बी मिला। ठीक है, तो यहाँ हमें कैसा मिलेगा, यहाँ हमें जो डॉग मिलेगा वो ब्लैक कलर का मिलने वाला है। नाउ स्मॉल बी कैपिटल बी, इससे भी कौन सा डॉग मिलेगा, ब्लैक डॉग मिलेगा हमें, बिकॉज ब्लैक वन इज डोमिनेंट ट्रेट। उसके बाद देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर हमें कौन सा डॉग मिलेगा, फिर हमें मिलेगा ब्लैक वन। आफ्टर दैट अगेन स्मॉल बी, दोनों से कौन सा मिलेगा, स्मॉल बी से मिलेगा हमें, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, स्मॉल बी मिला, दैट इज वाई हमें कौन सा मिलेगा, ब्राउन कलर का डॉग मिला। चलो इस बार तो हमें एक ब्राउन मिला, बेचारा सारे इस ब्लैक आ रहे थे। अब जो ये ब्राउन कलर का डॉग मिला ये हमें क्यों मिला है, बिकॉज हमारे पास देखो जीनोटाइप में क्या था, स्मॉल बी था। जीनोटाइप अगर दोनों ही सिमिलर है तो वही ट्रेट रिप्रेजेंट होने वाला है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब दोनों ही अगर ब्राउन है तो दोनों ही अपने इलाके में तो फिर शेर ही होते हैं, इसलिए ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर जाएगा और ये कौन सा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर का डॉग बन जाएगा। बाकी सारे जो बनेंगे वो ब्लैक कलर के डॉग्स बनेंगे। क्यों बनेंगे ब्लैक कलर के डॉग, भाई कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जब वो डोमिनेंट ट्रेट है तो वो कौन सा है, ब्लैक ही तो है, दैट इज वाई ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी सब जो है रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि अब आपको क्लियर होगा क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, कि आपको एक प्रोजेक्ट बताना है जिसके अंदर आपको बताना है कि डोमिनेंट कलर कौन सा है, कोड कलर कौन सा है डॉग का। तो भाई हमने जब एक एग्जांपल लिया ब्लैक और ब्राउन का, तो हमें क्या पता चला, लास्ट के अंदर जो मिलेगा वो एक ब्राउन मिल जाएगा। मतलब ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ब्राउन कलर वाले को अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करने देगा। ठीक है, जब ये दोनों ब्राउन वाले मिलेंगे तो ही हमें एक ब्राउन कलर का डॉग मिल सकता है, बाकी सब में तो हमें ब्लैक कलर का ही डॉग मिलने वाला है। चलिए नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फॉसिल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है अगर हम चाहें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करना। सपोज अगर मैं हूं, अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये पता करना है कि मेरे एंसेस्टर्स कौन थे, या मेरे से पहले कौन कौन आए थे, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म जो थे वो मुझसे पहले आ चुके हैं या उससे भी पहले आ चुके हैं। मतलब करोड़ों साल पहले बनी है ना हमारी अर्थ, तो उसमें कितने सारे ऑर्गेनिज्म आए होंगे, और कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, कुछ आए भी गए भी, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हमें ये पता करना है कि अच्छा कौन था जो सबसे पहले आया था,
कौन था जो उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया या उसके बाद आया, ये सीक्वेंस अगर हमें पता करना है तो क्या हम बैठे बैठे पता कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि भाई एक जो खोज वगैरह करता है, खदानों के जो खोदते रहते हैं, खोद के नई चीजों को निकालते हैं, वो चेक करेंगे। अब उनके पास जाएंगे तो उन्होंने वो क्या बताएंगे हमें कि जब हमने खुदाई की तो हमें क्या पता चला, जो पहले एक ऑर्गेनिज्म मिला या उसके जो फॉसिल्स मिले या उसकी कोई ऐसी चीज मिली होगी जिससे उनको पता चला कि अच्छा इस टाइप के ऑर्गेनिज्म भी पहले थे। फिर उन्होंने वहां क्या किया, और खुदाई करी। जब और खुदाई करी तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते थे, कुछ फॉसिल्स इस तरह के नए तरीके के फॉसिल मिले होंगे, तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है। फिर उससे ज्यादा और खुदाई करने पे और नया कुछ मिला। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली? जमीन के अंदर से मिली। अब जमीन के अंदर कोई जादू तो है नहीं कि वहां सब कुछ फैल गया होगा और हमें मिल गया होगा। और ऐसा कौन होगा जिसने सबसे पहले ये सोचा होगा कि भाई इसको खोदते हैं, ढूंढते हैं और फिर ढूंढेगा पूरी अर्थ को खोद खुदा के लास्ट में उसको कुछ मिलेगा। हुआ ये कि जनरली जब हम चल रहे होते हैं तो कई बार हमारे पास क्या होता है, अब जैसे सपोज न्यूटन है, बाकी सब छोड़ो, न्यूटन है, न्यूटन ने क्या बैठे बैठे सोच लिया था क्या कि चलो ठीक है मैं अपने लॉ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा? नहीं ना, उसने नहीं सोचा था। उसने क्या किया, सिर्फ बैठा था बेचारा पेड़ के नीचे, और हमारी किस्मत खराब थी जो उसके ऊपर आके गिरा एप्पल, और एप्पल गिरा तो उसको लगा कि अच्छा ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने क्या किया, फिर वो शुरू किया एक्सपेरिमेंट्स अपने, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें क्या दे दिए, न्यूटन के 3 लॉज दे दिए जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। उसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारा हमको पढ़ना पड़ता है। तो हमारी किस्मत खराब थी कि उसके ऊपर ही गिरा एप्पल, साइड में नहीं गिरा वो जाके, ठीक है। अब वैसे ही अगर फॉसिल्स है, सपोज कोई ऐसे पर्सन कोई चल रहा था पहले, कहीं मिट्टी कहीं से हट गई होगी या सॉइल एरोजन हुआ होगा या पानी की वजह से कहीं ना कहीं से कुछ पोर्शन जो था मिट्टी का वो हट गया होगा, तो कोई फॉसिल नजर आया होगा किसी को। उस फॉसिल को देख के उसको लगा होगा कि यार ये फॉसिल कहाँ से आया। देन उसने क्या किया, वहां पे खुदाई और शुरू करी, उसको देखा कि यार ये चीज क्या है, उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको सोचा कि क्या है, क्या चीज मिल सकती है। फिर उसका दिमाग लगा कि अच्छा इस तरह का ऑर्गेनिज्म तो हमने कहीं देखा है। अगर उसको फिश जैसा स्ट्रक्चर मिला होगा तो उसे क्या सोचा होगा कि यार फिश तो हमारे पॉन्ड्स में भी है, ऐसा कुछ सिमिलर लग रहा है, तो अगर वो फिश जिंदा है तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से आया, तो वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया होगा, कोई पुराने टाइम के फिशेस होंगे वहां से आया होगा। तो फॉसिल्स क्या करते हैं, हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज जब भी हम किसी फॉसिल को देखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि अच्छा ये वाली चीज तो किसी एक अदर ऑर्गेनिज्म से मिल रही है, कोई जो स्ट्रक्चर मिला होगा हमें, तो हमें क्या लगेगा कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सी फॉर्स की तरह नजर आ रहा है, सी हॉर्स की तरह नजर आ रहा है, या ये शेर की तरह नजर आ रहा है, या ये कोई इंसानों की तरह नजर आ रहा है। तो जब वो हड्डियां मिली, क्योंकि हमें डायनासोर्स के बारे में नहीं पता था ना, तो कहीं ना कहीं से किसी को फॉसिल मिला होगा, तब पता चला कि अच्छा ये डायनासोर जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो आज नहीं है लेकिन पहले था। और इससे मिलता जुलता कौन है, तो इससे मिलता जुलता है हमारा बर्ड है, उड़ रहा है, लेकिन भले ही वो छोटा है उड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो उन्हीं डायनासोर से कनेक्टेड है, क्योंकि उनके जो फेदर्स थे वो उड़ने के काम तो नहीं आते थे पहले, बट अब अगर आ रहे हैं तो कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं। तो ये कनेक्शन कहाँ से आया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से आया। मतलब स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर इवोल्यूशन होता गया होता गया होता गया, और लास्ट के अंदर क्या हुआ, नई नई स्पीशीज बन गई। तो जो नई स्पीशीज थी उनके एंसेस्टर्स के बारे में हम पता कैसे करते हैं, हम फॉसिल्स के थ्रू पता कर लेते हैं। देखो आपको एक पिक्चर जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, वो एनसीईआरटी की पिक्चर क्या है, तो ये इस तरह की पिक्चर है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। इस एनसीईआरटी की पिक्चर में क्या बताया गया है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि स्टार्टिंग के अंदर 100 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो मतलब बहुत 100 मिलियन साल पहले की बात है ये, तो जब इनवर्टेब्रेट्स थे कुछ सी बेड के अंदर थे, जब वो मर गए थे, तो मर गए तो क्या हुआ भाई, हमारे पास क्या था, यहाँ पर थी सॉइल, उस सॉइल के ऊपर क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो मर के यहाँ रह गए। अब वो जब मर के यहाँ रह गए, उसके ऊपर फिर क्या हो गया, बहुत सारी मिट्टी आ गई। अब मिट्टी आई तो फिर से एक सॉइल की लेयर बन गई, बहुत सारे पत्थर आ गए, चट्टाने आ गई, रॉक्स आ गए, सेडिमेंट्स आ गए। सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी वो यहाँ पर कलेक्शन हो गया उनका। अगेन उनका कलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, कुछ डायनासोर जैसा स्ट्रक्चर आया। अब जब डायनासोर जैसा स्ट्रक्चर आया तो वो क्या हो गए, वो यहाँ आ गए, मर के लास्ट के अंदर वो यहाँ रह गए, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करने वाला तो कोई था नहीं। यहाँ रहे तो उसके ऊपर क्या था, फिर आ गई मिट्टी, सेडिमेंट्स आ गए हमारे फिर से। उसके बाद क्या हुआ, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आए। अब वो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है। एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ईयर्स के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फिर मिट्टी और जम गई, उसके बाद आ गए हम, ये देखो उसके बाद आ गए ये हम, ठीक है। अब हम क्या है, थोड़े से वो शैतान वाले है ना, कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, इस बार एक पर्सन था जिससे मिट्टी हटी, उसको थोड़ा लगा कि कुछ है, फिर हमने खुदाई करके देखा तो हमें ये सारा कुछ मिला। तो ये सारा कुछ मिला तो हमारा दिमाग कहाँ चला कि जो सबसे पहला वाला है ना, ये हो सकता है कि भाई ये स्टार्टिंग की जब अर्थ बनी थी उसके बाद जो नई नई स्पीशीज बनी उनमें से ये लोग थे।
उसके बाद की जो स्पीशीज बनी वो यहाँ से आई। स्पीशीज डायरेक्ट तो बनी नहीं होंगी, कोई परी आई नहीं थी, कोई जादू हुआ नहीं था। जादू नहीं हुआ था कि डायनासोर्स पैदा हो गए अचानक से, इंसान पैदा हो गए अचानक से, जो हमारी टीवी में और मूवीज में हमें दिखाया जाता है, वो सब तो नहीं था। तो क्या हुआ, धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होते 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 क्या हुआ, एक नए स्पीशीज का बॉर्न हुआ, फिर एक नई स्पीशीज का बॉर्न हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर एक नई स्पीशीज बनी। लाइक चिंपांजी से अगर हम बने हैं तो चिंपैंजीज खत्म थोड़ी ना हो गए, वो तो अभी भी जिंदा है ना। तो हम उनसे अगर हम बने हैं तो भाई वो भी तो किसी और से बने होंगे ना पहले। तो सेम थिंग इज हियर, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म थे उनसे ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और इन्हीं ऑर्गेनिज्म से हम इवॉल्व हुए। और हो सकता है कि कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में हमसे भी कोई और एक नई स्पीशीज इवॉल्व होने वाली है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं 2012 में अर्थ खत्म हो जाएगी, फिर बोला जाता है कि अच्छा नहीं नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी, फिर 2021 में खत्म हो जाएगी, 22 में तो हो ही जाएगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, अर्थ कहीं खत्म नहीं होने वाली है। बस इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और उस इवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, नई नई स्पीशीज जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, क्यों आती रहेंगी? बिकॉज जितना एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो हमारे भी जीन्स क्या करते हैं, अपने आप में चेंज करते हैं और अपने आप में जो वेरिएशन करते हैं उन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है और एक नई स्पीशीज का बॉर्न होता है। सो यही सारा था कि फॉसिल से हम पता कर सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स के बारे में कि हमारे जो एंसेस्टर्स है वो कौन है। बिकॉज बहुत सारी स्टडीज के बाद पता चलता है कि अच्छा हमारे एंसेस्टर्स ये थे। तो उस स्टडीज में से एक स्टडी है हमारे फॉसिल की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने में। चलिए, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर? इनएनिमेट मैटर से हमें कैसे पता चला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलर और उरे ने एक्सपेरिमेंट किया था। बट इस एक्सपेरिमेंट से पहले एक हेल्डन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि अर्थ कैसे बनी है। तो उन्होंने बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कहाँ से हुआ। तो एक अर्थ जो थी पहले एक आग का गोला थी, जब वो धीरे धीरे ठंडी होती गई तो क्या हुआ, उस टाइम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो थे उस टाइम पे नहीं थे। लेकिन अर्थ जब ठंडी होती गई तो ठंडी होते होते क्या हुआ, उसने क्या बनाया, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स बनाए, बहुत सारे गैसेस जो है वो कंटिन्यूअस बनती गई। कैसे बनती गई, तो हवा के अंदर उस टाइम पे क्या था, जब वो आग का गोला थी अर्थ, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वाटर तो था लेकिन वेपर फॉर्म में था, मतलब वाटर वेपर था। अब जो वाटर वेपर था उसको क्या हुआ, धीरे धीरे जब अर्थ ठंडी होती गई तो ठंडी होने से क्या हुआ, ये जो H2O है ये कहीं ना कहीं जो ब्रेक डाउन होता गया। ब्रेक होते होते क्या हुआ, हाइड्रोजन भी बना और ऑक्सीजन भी बना। पहले अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसके बाद बना। ठीक है, वैसे ही और बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे वो कंबाइन हो के उन्होंने क्या बनाया, बहुत सारे एलिमेंट्स बना दिए। अब एलिमेंट्स बनाने के बाद क्या हुआ, तो एलिमेंट्स बनाने के बाद देखो क्या हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर स्लोली द अर्थ सरफेस कूल्ड एंड द inorganic molecules interacted with one another in water to form simple organic molecules such as sugars, fatty acid, amino acid, etc. The energy for these reactions was provided by solar radiations, lightning, volcanic eruption, etc. अब हुआ क्या, जब बहुत सारी चीजें बनी, लाइक वाटर भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, मिथेन बनी, बहुत सारी गैसेस भी बनी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो कंबाइन होती गई और कंबाइन हो के उन्होंने क्या बनाया, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। तो उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। सो देखो, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनसे क्या बना, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, लेकिन बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। मतलब फैटी एसिड था, शुगर था, अमीनो एसिड था, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बने। इनके बनने के बाद में क्या हुआ, इनको मिली एनर्जी। इनके बनने के बाद इनको मिली एनर्जी। कहाँ से मिली एनर्जी, तो सोलर रेडिएशन से मिली या फिर लाइटनिंग से मिली या फिर मिली वोल्केनिक इरप्शन से। अब इसके बाद ही क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो बैक्टीरियाज का बॉन्ड हुआ, बैक्टीरियाज बने, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन होते क्या हो गया, बहुत सारी स्पीशीज बनने लग गई। और उन बहुत सारी स्पीशीज में कैसे बनी, भाई सेल था, सेल ज्वाइन हुए, टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ज्वाइन होके क्या बनाया उन्होंने बनाए ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में बनती है पूरी की पूरी बॉडी। सो बहुत बड़ा प्रोसेस था, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आज की डेट में ये चीजें क्यों नहीं हो सकती, भाई आज की डेट में भी तो होना चाहिए था ना कि बैक्टीरिया बना, फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद में एक नई स्पीशीज बनी, फिर कहीं ना कहीं हमें जंगलों में आदिवासी मिलने चाहिए थे, वहां से मॉडर्न मैन बनना चाहिए था, बट आज की डेट में नहीं बनता, स्टार्टिंग में बना था। क्यों बना था, बिकॉज जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर उस टाइम के मुकाबले आज की डेट में बहुत डिफरेंट है। उस टाइम जो मॉलिक्यूल्स थे वो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है।
आज की डेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उस टाइम पे नहीं थे। तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ह्यूज डिफरेंस हो गया है, और इतना बड़ा फार डिफरेंस है कि उस चीज़ को वापस से बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको कि हमने शॉर्ट में अभी देखा था, तो उसको फिर से किसने बताया कि हाँ भी ऐसे ही हुआ था? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे मिलर और उरे। मतलब हेल्डन ने तो बता दिया कि हमारी अर्थ जो थी इस तरह से बनी थी, वो पहले गैसेस थी, कंबाइन हुई, ब्रेक डाउन हुआ, जो भी हुआ, लास्ट के अंदर जाके एक क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना, और फिर धीरे 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 इवोल्यूशन से फिर पूरी की पूरी अर्थ बन गई। कोई फेरी नहीं आई थी अर्थ को बनाने के लिए, लेकिन इस तरह से बन गई। ठीक है, अब उसको एक्सपेरिमेंट किसने किया भाई? लेबोरेटरीज के अंदर। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होता है तब तक हमारा साइंस किसी चीज को मानता नहीं है। सो मिलर और उरे आए थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने वही सारी कंडीशंस जो है अपनी लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म की जो कि प्रीवियस अर्थ के अंदर थी, स्टार्टिंग के अर्थ के अंदर जो थी वही कंडीशन उन्होंने अपने लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म करी, एंड उससे देखा कि क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या लाइफ का ओरिजिन उससे हुआ, या उसके बाद इवोल्यूशन हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि हाँ एक्चुअल में वैसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो देखो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने लिया एक फ्लास्क लिया, यहाँ इस तरह का पूरा ये स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इनको क्या समझ में आया कि अच्छा ये हॉट प्लेट है, ये बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से क्या होगा, वेपर बनेगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद में देखो वाटर वेपर कहाँ जाएगा, वाटर वेपर जाएगा इस चैम्बर में, वाटर वेपर इस चैम्बर में चला गया। अब ये जो वाटर वेपर है इसको मिलेगा स्पार्क, बिकॉज जो लाइटनिंग से, जो वॉल्केनिक इरप्शन से जितनी भी एनर्जी मिल रही थी, उस एनर्जी की जगह इन्होंने क्या किया, स्पार्क का डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा के इन्होंने स्पार्क का डिस्चार्ज कर दिया। अब स्पार्क का डिस्चार्ज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो फिर से हॉट वाटर लगाया, कंडेंसेशन था, यहाँ पे कोल्ड वाटर भी डाला गया, और लास्ट के अंदर जब इसको ठंडा किया गया तो ठंडा करने पे क्या मिला, पूरा नॉर्मल वाटर मिला, में H2O आ गया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नजर आए उनको। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? तो वो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन था। तो इनको समझ में आया कि अच्छा इस इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी हम ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं, बट कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। आज की डेट की कंडीशन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम देख लेते हैं, वापस देखो एक बार लास्ट के अंदर देखो क्या हुआ था इनके पास में, जिससे उनको पता चला था कि 15% ऑफ द कार्बन जो था वो मिथेन से कन्वर्ट हो गया था। मतलब 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मिथेन was converted into amino acid, sugar, etc. These organic molecules are polymerized and assembled to form protein molecules that gave rise on the earth. देखो 15% ऑफ कार्बन जो था मिथेन में से वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में, शुगर में, और इन सब में, ग्लिसरॉल वगैरह में। These organic molecules are polymerized, फिर उनसे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ एंड असेंबल्ड हुए, जिससे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बने, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ, लाइफ मिली उनको। ठीक है, देखो ये चैम्बर था, चैम्बर के अंदर फिर से देख लो क्या हो रहा है, जो वाटर था, डायरेक्शन ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर देखो फिर स्पार्कलिंग हुई, लाइटनिंग हुई, H2O है, मिथेन है, सारी गैसेज है जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर थी, वो सारी की सारी गैसेज यहाँ है। देन उसके बाद उनका कंडेंसेशन किया गया, कंडेंसेशन के बाद हमें समझ में आया कि अच्छा ये तो पॉसिबल है, I mean, था, अब नहीं है बट था। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? मतलब हमें ये बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था उसके अंदर ज्यादा वेरिएशंस क्यों होते हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? किस तरह से इवोल्यूशन जो है वो इफेक्ट होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअली कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। देखो होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल है, एक सेल जो होगा उसी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसी एक सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सिंगल सेल होता है, एक जो ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल मतलब अमीबा का मान लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, ये जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तो ये रिप्रोड्यूस करने के बाद कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, 2 अमीबा बन गए। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इन दोनों में ज्यादा चेंजेस क्यों नहीं होते, वेरिएशन ज्यादा क्यों नहीं होता, बिल्कुल ही अपने पेरेंट के आइडेंटिकल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इनकी खुद की कॉपी हुई है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसी की हमने क्या कर दी, फोटोकॉपी कर दी। तो फोटोकॉपी करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन तो होगा, मतलब नॉर्मल है, हमारे पास जब कोई डॉक्यूमेंट होता है और अगर हम उसकी कॉपी करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है।
सेम वैसे ही जब इस ऑर्गेनिज्म की कॉपी होगी, जब ये एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जब कॉपी होगी तो इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन होगा, लेकिन वो माइनर वेरिएशन होगा, ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, और जहां हम 2 चीजों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं वहां चेंज जो होता है वो बढ़ जाता है, वहां का वेरिएशन बढ़ जाता है, रेशियो ऑफ वेरिएशन जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ह्यूमन बीइंग के अंदर देखो, फादर का क्या होता है, 2n होता है स्ट्रक्चर, मदर का भी जो एग होता है उसके अंदर क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है। फादर का जो स्पर्म है जो कि 2n स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, अपने आप को n में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो स्पर्म होता है उसके अंदर n होता है, बाकी जो सेल्स होता है उनके अंदर कितना होता है, 2n होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2n होते हैं। लेकिन जैसे ही स्पर्म और एग जो है जब उसको डिवाइड होना होगा, डिवाइड होके कहाँ चले जाएंगे, फिर से फर्टिलाइज होने के लिए, तब क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब कि एक सिंगल एन आ जाएगा, हाफ हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हाफ हो चुके हैं, दैट मीन्स कि क्या होगा, आधा मिलेगा हमें फादर से, आधा मिल रहा है हमें मदर से। जब दोनों का हुआ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन से बना एक ह्यूमन बीइंग, एक नया ह्यूमन बीइंग। लेकिन जैसे ही हम 2 चीजों को कॉम्बिनेशन करते हैं, हमेशा वहां पर वेरिएशन का नंबर बढ़ जाता है, द रेशियो ऑफ वेरिएशन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, नई चीजों का इन्वेंट हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों का डीएनए मिलेगा और एक नया प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो नया प्रोटीन है उस नए प्रोटीन की वजह से वेरिएशन जो है वो बढ़ जाएगा। आज हम हमारे पेरेंट की अगर हम देखें, पेरेंट की को अगर देखें, तो पेरेंट की तरफ देखने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा हम तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है उनसे। अगर हम उनसे डिफरेंट नहीं होते और अगर हम उनके सिमिलर होते, तो कहीं भी खड़े हो जाओ तो हम पेरेंट के बराबर एकदम सेम नजर आते हैं, अगर तो कोई पहचान ही नहीं पाता ना। तो हमारे अंदर जो वेरिएशन है उसी की वजह से तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये हमारे पापा है, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये ताऊ है, जो भी है। तो ये सारी चीजें क्यों पहचान पाते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज क्लियर होगी आपको। चलिए नाउ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है। सिर्फ इसकी अमीबा की बात नहीं है, हाइड्रा में भी देख लो, हाइड्रा में जब बडिंग होती है तो हाइड्रा बिल्कुल अपने आप के जैसे ही एक हाइड्रा को बॉर्न देता है, हाइड्रा को बर्थ देता है, अपने ही जैसे हाइड्रा को बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। और आलू देख लो, क्या आलू में चेंज होता है क्या? आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला आलू जो है ये मोनू है, ये वाला आलू जो है सोनू है, एक नया आलू बना वो टोनू बन गया। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। एक पेरेंट आलू जो है अगर वो उसको हम जिंदा भी कर दे तो भी वो अपने बेबीज को नहीं पहचान पाएगा। क्यों नहीं पहचान पाएगा? क्योंकि सारे ही आलू जो होते हैं सिमिलर नजर आते हैं। तो जो आलू है वो क्या होता है, उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए बिल्कुल ही ये सिमिलर होते हैं। लेकिन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां क्या होगा, वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन भी होता है। चलिए, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा इवोल्यूशन हम किसमें कहते हैं, हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। बिकॉज वेरिएशन ज्यादा होता है, दैट इज वाई इवोल्यूशन भी ज्यादा होगा। और इवोल्यूशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन को इफेक्ट भी करेगा, 101% वो उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता, ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएशन। चलिए, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two individuals having different variations combine their DNA to give rise to a new individual। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 मेल फीमेल है, उन दोनों का क्या होगा, एक एक सेल मिलेगा, सेल मिलके क्या बनेगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक नया बेबी बनेगा। लेकिन दोनों का जब सेल मिले, दोनों के जब सेल्स मिले तो फिर क्या हुआ, नया डीएनए बना, एक नया प्रोटीन बना। क्यों बना? जब 2 चीजें मिक्स होती है तो हमेशा एक नया ही तो बनता है। 2 कलर को मिक्स कर लो, एक नया कलर बन जाएगा, तो उसमें ज्यादा क्या होगा, वेरिएशन होगा ना। अगर एक सिंगल कलर है, ठीक है, मैं सिंगल कलर के अगर वेरिएंट्स देखूं तो मुझे वो बहुत माइनर से वेरिएंट्स लगेंगे। क्यों लगेंगे? बिकॉज उनके अंदर तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक सिंगल कलर सपोज अगर है, सपोज मेरे पास में एक पॉट है, उसके अंदर एक सिंगल कलर है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या उसके अंदर कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट था, जब उसकी फोटोकॉपी करवाई तो चेंज हुआ? नहीं, बहुत माइनर चेंज हुआ उसके अंदर। लेकिन जैसे ही हम 2 चीजों को मिक्स कर देंगे तो एक फार चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा। उस चेंज की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। और वो चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग, ठीक है। चलिए, डीएनए कॉपी कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, दैट इज वाई उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। नाउ देखो, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, वेरिएंट्स हेल्प द स्पीशीज टू सर्वाइव इन ऑल द कंडीशंस, environmental conditions such as heat, light, pest and food availability can change suddenly at only one place. At that time, only those variants
रेजिस्टेंट टू दीज कंडीशंस वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो वेरिएशन और देखो इवोल्यूशन का क्या कॉम्बिनेशन हुआ, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज ओके। लेकिन क्यों चाहिए इवोल्यूशन? बिकॉज एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर हम एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले का अगर हम देखें, कुछ सालों अगर पहले का ही देख लो, चलो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन का अगर हम देखें तो उस टाइम का अर्थ का टेम्परेचर कितना था? अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कम था, एटलीस्ट 50 डिग्री तक तो नहीं जाता था वो समर्स में। लेकिन आज की डेट में अगर समर्स में हमारा टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री तक, दैट मीन्स कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, किसी न किसी जीन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ होगा, इसीलिए हम आज उस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। सो वेरिएशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन भी होता रहेगा और एक नई नई स्पीशीज जो है वो बनती रहेगी। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। मेल और फीमेल का जो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, प्रोजेनी के अंदर एंश्योर कैसे होगा कि अभी इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे पता चलेगा? मैं पता करने की बात ही नहीं है, सबके अंदर इक्वल ही होता है कंट्रीब्यूशन। क्यों होता है इक्वली कंट्रीब्यूशन? बिकॉज ह्यूमन बीइंग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होता है 46, या हम उसको बोल सकते हैं 23 पेयर्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 26 होते हैं और वो रहते किसमें है, 23 पेयर्स के अंदर रहते हैं। नाउ 22 पेयर्स जो होते हैं वो दोनों के ही अंदर सिमिलर होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। 22 पेयर्स दोनों के अंदर सिमिलर होंगे, मतलब इसके अंदर भी 22 पेयर्स तो है ही, इसके अंदर भी क्या है, 22 पेयर्स है। लेकिन जो प्लस जो एक और पेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, मेल के अंदर क्या होगा और फीमेल के अंदर क्या होगा। तो मेल के अंदर जो एक क्रोमोसोम है, जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो होगा XY। फीमेल के अंदर जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो होगा XX। ठीक है, लेकिन जब इनको डिवाइड होना होगा, क्यों डिवाइड होना है? बिकॉज इनको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन करना है और अगर ये दोनों ही चले जाएंगे एक साथ के अंदर तो ये 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए थे। यहाँ फिर वो मिलके कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। सारे ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं और दोनों ही जो होता है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही तो होता है, 2n स्ट्रक्चर ही तो होता है वो। लेकिन जब इनको डिवाइड होना है, जब इन सेल्स को जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब क्या होगा, तो उस टाइम पे होगा ये कि दोनों ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NN में कन्वर्ट हो जाएंगे। मदर का जो एग होगा वो भी N स्ट्रक्चर होगा, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। फादर का जो स्पर्म होगा वो भी क्या क्रोमोसोम लेके आएगा, N क्रोमोसोम लाएगा, लेकिन वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। N क्रोमोसोम लाएगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। दोनों जब मिलेंगे तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अगेन 2n बनेगा और उस 2n की वजह से क्या होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिर से एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस बेबी के अंदर भी सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था, अभी हमने क्या कहा, इक्वल होता है। ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लाएगा, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेकर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब ये दोनों जो क्रोमोसोम से डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद एक एक क्रोमोसोम जो है वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, एक इसका दोनों का ज्वाइन हो जाएगा, मतलब 22 प्लस। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर आता है X क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पर तो वैसे दोनों ही कंडीशन में XX आएगा। जब दोनों ही के पास XX है तो जो नई प्रोजेनी बनेगी वो प्रोजेनी क्या होगी, वो प्रोजेनी होगी डॉटर, वो प्रोजेनी होगी डॉटर। जब दोनों ही केसेस के दोनों के ही पास क्या है, XX क्रोमोसोम है, जब दोनों मिलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इनके पास में आपके 46 और पेयर्स कितने हो जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाएंगे। नाउ 23 पेयर्स तो हो गए, ये ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 23 पेयर्स है दोनों के पास में। लेकिन अगर XX है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल होगी, मतलब वो क्या होगी, डॉटर होगी। अब सपोज अगर यहाँ पे X नहीं होता, अगर यहाँ पर X की जगह होता Y क्रोमोसोम, तो क्या होता, तो Y क्रोमोसोम होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा सन, यहाँ पर भी क्या बनेगा, सन बनेगा, बिकॉज XY हो गया। तो दोनों ही जो पेरेंट होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों ही पेरेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। और दोनों जो 22 क्रोमोसोम्स दे रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो एक एक क्रोमोसोम जो अलग से दे रहे हैं वो XX और XY जो 1 पेयर है X या Y, उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जो 22 पेयर्स थे वो क्या हो गए, ऑटोसोम्स हो गए, और जो एक एक था XY जो था
वो क्या हो गया, वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, उसी की वजह से पता चलेगा कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन इस केसेस के अंदर भी क्या होगा, सिमिलर होगा। मदर से भी हमें 50% कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, फादर से भी हमें 50% कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। मतलब हम जो 50-50 मिला के 100% बनेंगे ना, तो हम कुछ और नया ही बनने वाले। ठीक है, चलिए नाउ गमेट्स जो होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली वेरिएशंस दैट confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why or why not? ठीक है, ये जो आपका स्टेटमेंट गिवन है, अब ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज, मतलब सिर्फ वही वेरिएशन जो कोई एडवांटेज आपके लिए लेकर आते हैं टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। क्या वही वेरिएशंस जो होते हैं वो पॉपुलेशन में सर्वाइव कर पाते हैं? मतलब एक ऐसा कोई चेंज जो आपके अंदर क्या लाएगा, कुछ एडवांटेज लेकर आएगा, क्या वही चेंज इसके अंदर रहेगा? क्या वो चेंज फिर से गायब हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो क्यों नहीं होगा। इन स्पीशीज वेरिएशंस दैट ऑफर सर्वाइवल एडवांटेज आर नेचुरली सिलेक्टेड। जैसे कि हमने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन नाम की चीज होती है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो याद करो बीटल्स को, क्रो को, रेड कलर के बीटल्स जिनको क्रो खा रहे थे, और क्या हुआ था, एक नई जनरेशन आई, एक नई स्पीशीज आई जिसके अंदर क्या था, ग्रीन कलर का था। क्यों आया? बिकॉज सबको लगा होगा कि अच्छा ये तो क्रो हमें खत्म कर देगा। तो जब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो जो नई प्रोजेनी बनी उसके अंदर कुछ चेंज था, उसका डीएनए में कुछ चेंज था, उसकी वजह से उस बीटल का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, अब वो ग्रीन कलर का बीटल क्या करेगा, वो अपने आप को ग्रो करेगा, वो अपने आप को ग्रो करेगा, अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेगा। जब वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेगा तो उस बीटल को कोई खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? बिकॉज जो क्रो है वो ग्रीन कलर के पत्तों पे ग्रीन कलर के बीटल्स को देख ही नहीं पाएगा, तो उसको वो स्ट्रॉबेरी जैसा लगेगा ही नहीं, तो वो उसको खाएगा ही नहीं। जब क्रो किसी बीटल को नहीं खा रहा है, जब कोई भी क्रो किसी बीटल को नहीं खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि अगर वो डीएनए में चेंज नहीं होता, अगर वो डीएनए में चेंज ना होके वो ग्रीन कलर का नहीं होता एक बीटल, तो क्या होता, सारे ही सारे बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो जाती। बिकॉज सब क्या थे, रेड कलर के बीटल्स थे। रेड कलर की बीटल्स अगर खत्म हो जाते तो क्या कोई बीटल रहता? बिल्कुल नहीं रहता। तो ये क्या था, ये सर्वाइवल एडवांटेज था, जो कि किसकी वजह से हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ था। बिकॉज नेचर ने उनको सेलेक्ट किया था कि हाँ भाई आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज आप मेरे साथ साथ चेंज हो रहे हो। अगर चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, तो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और होती है कि अगर एक ऐसा कोई वेरिएशन है जो एडवांटेज नहीं दे रहा है आपको, जो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होता ही है। हमारे जो वेरिएशंस होते हैं, भले ही वो आपको सर्वाइवल एडवांटेज ना दे, कहीं ना कहीं तो वो वेरिएशन हमारे काम के होते ही है। सो क्या उन वेरिएशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो बिल्कुल है, उन वेरिएशन की इंपॉर्टेंस भी। क्यों है? एक जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की चीज होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, तो हमारे जो बीटल्स थे, एक पॉपुलेशन ऐसी थी जिसके ऊपर हाथी ने पैर रख दिया था। मतलब सारे बीटल्स जो थे पार्टी कर रहे थे, और पार्टी करते करते क्या हुआ, जो एक उनके अंदर चेंज वाला जो था बीटल, उनको लगा कि भाई ये हमारी स्पीशीज में नहीं आता है, ये हमारी बिरादरी का नहीं है, तो उन्होंने उनको पार्टी में नहीं बुलाया। तो जो ब्लू कलर का बीटल था जिसको पार्टी में नहीं बुलाया गया था, वो कहाँ जाता है, वो अपने घर पे बैठा था। तो एक जनरेशन के अंदर देखो, रेड कलर के बीटल्स जो थे वो सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डांस वांस कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आराम से मजे कर रहे हैं। अब जब ये सारे बीटल्स मजे कर रहे हैं, तो एक या दो बीटल ऐसे थे जो ब्लू कलर के थे। जो एक दो बीटल्स थे वो ब्लू कलर के थे, वो अपने आप ही बन गए थे, उनको भी नहीं समझ आया, लेकिन उनके डीएनए में चेंज हो गया। और उस डीएनए में चेंज की वजह से एक नई जनरेशन आ गई, एक नई तरह की बीटल आ गई थी। कौन सी थी? ब्लू कलर के बीटल्स थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बीटल्स ने क्या किया, बोले हम पार्टी करेंगे लेकिन हम उनको नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे उनको, वो तो डिफरेंट कलर के हैं, तो हम उनको क्यों बुलाए, नहीं बुलाए। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक हाथी ने पैर रख दिया। इन बेचारों की किस्मत खराब थी, हाथी ने पैर रख दिया, तो ये सारे के सारे बीटल्स जो थे ये मर गए। जब सारे बीटल्स मर गए तो बचा कौन? ब्लू वन। अब ब्लू वन जो थे बड़े खुश हो रहे थे कि हम तो गए ही नहीं थे, इसलिए हम मरे नहीं, हम जिंदा है आज भी। सो इन बीटल्स की क्या होगी, अब पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? ब्लू कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ब्लू कलर के पॉपुलेशन की अगर बीटल की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होने वाली है, तो रेड बीटल्स का क्या हुआ, खत्म हो गया। इसका मतलब है अब एक भी नहीं आएगा रेड बीटल हमारे पास। ठीक है, ब्लू वाले बीटल्स जो थे वो सर्वाइव कर गए। क्यों कर गए? क्या कोई नेचुरल सिलेक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये क्या था? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट था। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक सडन कोई चेंज हो जाना जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्पीशीज ही खत्म हो जाए।
तो यहाँ हुआ एक सडन चेंज कि किस्मत इनकी खराब थी, बेचारे एक ही जगह पे कलेक्टेड थे सारे के सारे, और एक हाथी ने पैर रख दिया तो सब मर गए, तो खत्म हो गई कहानी यहाँ पर रेड बीटल्स की। अब कौन आ गया, अब आ गए ब्लू बीटल्स, राज ये करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा जो वेरिएशंस होते हैं वो भले ही आपको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आते हैं। तो उनको आप बिल्कुल मतलब ये कहते हैं उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडर रेटेड नहीं होते हैं वो भी, कहीं ना कहीं तो वो हेल्प करते ही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनके साथ हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे वेरिएशन भी होते हैं जो भले ही वो आपको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था जो सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था। इंडिविजुअल जो होता है एडजस्ट टू देयर एनवायरनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज सेलेक्टेड वेरिएशंस एंड कंसिक्वेंटली दीज वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू देयर प्रोजेनी। अब वो जो वेरिएशंस होते हैं, ये वेरिएशंस क्या होते हैं, नई प्रोजेनी के अंदर जाते भी हैं। क्यों जाते हैं, इनहेरिट क्यों होते हैं, भाई एक प्रोजेनी है, अगर वो जिंदा है, बाकी सबके अंदर भले वो वेरिएशन नहीं है, वो जब रिप्रोडक्शन करेगी तो उनके जीन में चेंजेस हुआ है। अगर उनके जीन में चेंजेस है तो वो आगे भी अपना कौन सा जीन देंगे, वही जीन देंगे, वही डीएनए कॉपी होगा उनका भी जो उनके पास है। तो जब वही डीएनए कॉपी होने वाला है तो उस डीएनए में चेंजेस थे तो वो चेंजेस भी क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे। अगर हमारे डीएनए में चेंज नहीं होता है, बाकी सब जगह चेंज हो जाए, सोमेटिक सेल्स में भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अगर हमारे जर्म सेल्स में चेंज नहीं होगा तो वो चीज़ इनहेरिट नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ जो वेरिएशन है वो जर्म सेल के अंदर चेंजेस की वजह से हुआ है, दैट मीन्स कि वो क्या होगा, इनहेरिट होगा। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है, वी नो वेरी वेल, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, however there can be some other variations which do not offer any survival advantage and arise only accidentally. Such variations in small population can change the frequency of some genes even if they are not important for survival. भले ही कुछ वेरिएशंस आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका रोल जरूर होता है, इसीलिए वो अपनी पॉपुलेशन के अंदर उसको इंक्रीज करते रहते हैं और उस वेरिएशन को बढ़ाते रहते हैं। और एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं होता है कि वो जीन में चेंज हो गया, ठीक है, एक में हो गया, बट किस्मत ऐसी होती है ना कि वो बच जाते हैं और वही जनरेशन जो आगे चल जाती है और जो पुरानी वाली होती है वो खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसा कि रेड बीटल्स के साथ में हुआ। Thus, genetic drift provide diversity और variations without any survival advantage. Genetic drift जो होती है भले ही वो चेंज आपको दे रही है, लेकिन उससे कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होने वाला है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर ये सारे आ गए हैं इसका मतलब है हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि हमने बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो भी आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। उसके PYQs हमने कर लिए हैं, उसके NCERT के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रॉन्ग नहीं होने वाला है, एटलीस्ट ऑफ बायोलॉजी। चलिए, थैंक यू सो मच।